जैसा कि पहले से ही पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत प्यूबर्टी पर होती है। क्यों होती है तो उसको भी एक फ्लो चार्ट से बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है कि प्यूबर्टी की एज पर हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं GnRH, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहले से ही पता है कि ये काम करेगा कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और यहां से सिंथेसिस और सिक्रीशन करवाएगा। सिंथेसिस और सिक्रीशन दो चीजों का, या कहोगे गोनैडोट्रोपिन का और दो गोनैडोट्रोपिन निकलेंगे। एक का नाम होगा LH और एक का नाम है FSH। ये गोनैडोट्रोपिन है तो कहाँ काम करेंगे, गोनड पर काम करेंगे, मतलब मेल है तो टेस्टिस पर काम करेंगे। तो ये कहाँ काम करेगा तो कहोगे लिडिक सेल, और ये कहाँ काम करेगा तो आंसर देंगे सर्टोली सेल। अंतर जरा समझ लीजिए, लिडिक सेल कहाँ है, सर्टोली सेल कहाँ है। तो लिडिक सेल है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर और सर्टोली सेल है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहने का मतलब है कि जो FSH है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाकर के काम करेगा, जबकि जो LH है वो अंदर जाकर के काम नहीं करेगा। कहाँ काम करेगा, लिडिक सेल। और यहां से क्या निकलवाएगा तो यहां से निकलवाएगा टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम एंड्रोजन है, ये टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। और ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि सर्टोली सेल से क्या निकलेंगे, कुछ फैक्टर निकलेंगे और ये स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये अंतर है, यहां स्पर्मेटो लिखा और यहां स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, प्यूबर्टी की एज पर हाइपोथैलेमस से GnRH का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अब जब GnRH का सिक्रीशन बढ़ेगा तभी पहली बार LH और FSH का सिक्रीशन स्टार्ट होगा। पहली बार FSH और LH जाकर के टेस्टिस पर काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे तो ये स्टिमुलेट करेंगे लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल को कि निकालिए टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम एंड्रोजन है, और क्या शुरू करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। बगल में ही FSH हार्मोन जाकर के सर्टोली पर काम करेगा और सर्टोली से फैक्टर निकलवाएगा, वो स्टिमुलेट करेगा क्या, तो आंसर देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब हुई, तो आंसर देंगे प्यूबर्टी पर हुई। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी पर क्या क्या निकला है, प्यूबर्टी पर पहली बार LH निकला है, प्यूबर्टी पर पहली बार FSH निकला है और प्यूबर्टी पर पहली बार GnRH। तो आंसर क्या लगाएंगे, तो आप सोचिए, अगर आप GnRH ना निकलता तो क्या FSH LH निकलते, और अगर FSH LH ना निकलते तो क्या ये निकलता एंड्रोजन। इसका मतलब मेन चीज क्या है, GnRH। तो प्यूबर्टी की एज पर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो आंसर कहोगे इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ GnRH फ्रॉम कहां से, हाइपोथैलेमस। बनाओ फ्लो चार्ट। FSH हार्मोन सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता, कुछ फैक्टर निकलवाता है जिससे स्पर्मियोजेनेसिस होती है, ये एक बात है। लेकिन यही
सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम इनहिबिन हार्मोन है। और ये इनहिबिन हार्मोन निकल के इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन ऑफ FSH। ये FSH को ही इनहिबिट कर देता है। पर्पज क्या है कि अगर FSH का सिक्रीशन कम होगा तो स्पर्मियोजेनेसिस भी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म थोड़ा जल्दी नहीं बनेंगे। स्पर्म अगर एक बार बन जाएंगे तो जल्दी मैच्योर होंगे, अगर पास नहीं होंगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल में रखने के लिए कौन सा हार्मोन निकला है? इनहिबिन हार्मोन। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बाहर से, इनहिबिन हार्मोन फीमेल में भी निकलता है, मेल में तो पढ़ ही रहे। फीमेल में यह हार्मोन ओवरी से निकलता है और ओवरी में एक सभी आगे सेल पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसा सेल, तो ग्रेन्युलोसा सेल से निकलता है और काम वही है। यहां भी निकल के FSH को इनहिबिट करता है, वहां भी निकल के FSH को ही क्या करता है? इनहिबिट करता है। पढ़ा लीजिए तो 2 लाइनें और लिख लेंगे। हाँ, तो ये बताइए लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल किसके कंट्रोल में है? LH। और सर्टोली सेल किसके कंट्रोल में है? तो आंसर देंगे FSH। चलिए 2-3 लाइनें लिखिए। एट प्यूबर्टी बातचीत ना करें। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट क्यों? तो कहेंगे ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ GnRH। एक क्वेश्चन, और बाकी आगे पता ही है कि GnRH क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, रिलीज करेगा FSH और LH। GnRH स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, काहे के लिए? फॉर LH एंड FSH सिक्रीशन। पहले से ही पता है कि LH क्या करेगा, स्टिमुलेट लिडिक सेल, और सिक्रीशन किसका करवाएंगे? एंड्रोजन का। और एंड्रोजन क्या करेगा? तो ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH क्या करेगा? स्टिमुलेट सर्टोली सेल, काहे के लिए? कुछ फैक्टर निकालो
और स्टिमुलेट करो स्पर्मियोजेनेसिस। एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन आप याद रख लें। इनहिबिन हार्मोन 5 क्वेश्चन है। मेल में निकलता है कि फीमेल में, तो कहोगे दोनों में रिलीज होता है, एक सवाल। मेल में कहां से निकलता है, तो टेस्टिस के सर्टोली सेल से निकलता है। फीमेल में कहां से निकलता है, तो ओवरी के ग्रेन्युलोसा सेल। ना मिले तो कार्पस लूटियम भी लगा सकते हैं। काम दोनों में एक ही है। क्या, यहां भी एफएसएच को इनहिबिट करना, वहां भी एफएसएच को इनहिबिट करना। आया हुआ सवाल अभी दिखाते हैं। secreted in both male and female. In male, inhibin secreted from सर्टोली सेल ऑफ टेस्टिस। और करेगा क्या, इनहिबिट एफएसएच सिक्रीशन। फीमेल में इनहिबिन सिक्रीटेड फ्रॉम, कहां से, तो ग्रेन्युलोसा सेल बताएंगे। अगर ग्रेन्युलोसा सेल ना मिले तो कार्पस लूटियम भी बता सकते हैं। काम एक ही है। इनहिबिट करेगा एफएसएच सिक्रीशन। तो ये याद रखिएगा, लिडिक सेल किसके कंट्रोल में है, तो लिडिक सेल एलएच के कंट्रोल में है, जबकि सर्टोली सेल एफएसएच के कंट्रोल में है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट एज ऑफ प्यूबर्टी। देखो स्पष्ट लिखा है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ क्या, जीएनआरएच। और हाइपोथैलेमस पहले से पता ही है कि ये हाइपोथैलेमस से आता है। जैसे ही जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा 2 गोनेडोट्रोपिन, एक का नाम एलएच और एक का नाम एफएसएच। एलएच कहाँ काम करेगा, लिडिक सेल पर, और स्टिमुलेट सिंथेसिस सिक्रीशन करवाएगा किसका, एंड्रोजन का। और एंड्रोजन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ। एफएसएच कहाँ काम करेगा, सर्टोली सेल, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म
डायग्राम बना लीजिए, सुने। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पहला सवाल है कि स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये यूनिसेलुलर, ये एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, बस सेल थोड़ी लंबी हो गई है, इलांगेटेड हो गई है और फ्लैजिलेटेड। तो यूनिसेलुलर है, इलांगेटेड है, फ्लैजिलेटेड है और इसी नाते मोटाइल भी है, जबकि स्पर्मेटिड क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो यूनिसेलुलर, इलांगेटेड, फ्लैजिलेटेड, मोटाइल स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर है, सेल है, तो सेल में बाहर बाहर क्या पाया जाएगा, तो इंटायर स्पर्म एनवेलप बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात खत्म। अब सेल है तो उसके अंदर जितने स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल वाले होने चाहिए वो लगभग लगभग यहाँ मिलेंगे। जैसे इस टोटल स्ट्रक्चर में कुल 4 पार्ट हैं, हेड है, नेक है, मिडिल पीस और टेल। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हेड ही है। हेड में 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक का नाम न्यूक्लियस, एक का नाम एक्रोसोम। एक एक क्वेश्चन दोनों है। पहला सवाल है कि इलांगेटेड न्यूक्लियस, थोड़ा सा लंबा न्यूक्लियस होता है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आगे का हिस्सा और न्यूक्लियस के पीछे का हिस्सा कवर होता है। न्यूक्लियस के आगे का हिस्सा एक्रोसोम से कवर होता है और न्यूक्लियस के पीछे का हिस्सा मैन चटी से कवर होता है। ठीक, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बना है बस केवल। तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस कवर बाय एक्रोसोम एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस कवर बाय मैन चटी। एक क्वेश्चन ये हो गया। न्यूक्लियस चूंकि स्पर्म का है, स्पर्म गैमीट है, तो क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। दूसरा पोर्शन जो है वो एक्रोसोम, यही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के आगे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, ये आया कहां से, तो जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे थे, तब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो रही थी, उसी दौरान स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम बनता है। तो एक्रोसोम वास्तव में क्या है, तो कहोगे मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन, इसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंजाइम का नाम स्पर्मलाइसिन होता है। ये मान लेते हैं ओवम है और ये मान लेते हैं कि स्पर्म है। तो जब फर्टिलाइजेशन होना है तो स्पर्म को पेनिट्रेट करके अंदर जाना होता है, तो यहाँ पर ओवम की मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम कौन सा है, स्पर्मलाइसिन। तो एक्रोसोम का स्पर्मलाइसिन स्पर्म के ओवम में एंट्री में मदद करता है, इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। दूसरा सवाल, फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा नेक। नेक सबसे छोटा पार्ट है और इसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक ही दिख रहा है, पीछे वाला आगे वाला दिख नहीं रहा है। और पीछे वाला जो सेंट्रियोल होता है वहां से क्या निकल के आता है, तो आंसर देंगे एक्जियल फिलामेंट। ये एक्जियल फिलामेंट मिडिल पीस से पार होते हुए किससे गुजर जाता है, टेल से, और इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला रहता है, जिसको कहते हैं क्या है, एंड पीस कहते हैं। पहले से ही पता है कि एक्जियल फिलामेंट में क्या पाया जाएगा, तो एक्जियल फिलामेंट में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट आया हुआ सवाल है। 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट कहाँ होता है, तो आप तुरंत कहोगे सीलिया और फ्लैजिला में, लेकिन सीलिया फ्लैजिला ऑप्शन में ही नहीं था, उसमें ऑप्शन था टेल ऑफ स्पर्म, तो आंसर सही है, मिलेगा टेल में। आगे बढ़ते हैं। मिडिल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक मिडिल पीस है। मिडिल पीस में 2 ही स्ट्रक्चर हैं, सेंटर में क्या है, एक्जियल फिलामेंट, और उसके चारों तरफ रिंग पाई जाती है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की रिंग का नाम नीबेन कर्न है। अभी जल्दी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, ये आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तो नीबेन कर्न क्या है, रिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि स्पर्म में पाया जाएगा मिडिल पीस में। फिर आएगा टेल। टेल की बात करेंगे तो टेल में 2 ही चीजें हैं,
सेंटर में एक्जियल फिलामेंट है और उसके चारों तरफ क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। ये तो स्ट्रक्चर वाली बात होगी। ध्यान से और देखेंगे तो टेल सबसे लंबा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ स्पर्म, आंसर क्या देंगे, टेल। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जहां कहीं होंगे वहां एनर्जी देंगे। तो ये एनर्जी देते हैं, उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा होता है स्पर्म का जो टेल है वो मूव करता है, और जब टेल मूव करेगा तो स्पर्म भी मूव करेंगे। क्यों, ये है वेजाइना, ये है यूट्रस, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है ओरी, यहां से यहां ओवम गया इस जगह पर, और यहां स्पर्म है। इस स्पर्म को यहां से यहां जाना है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ होता है, उसमें स्पर्म की टेल का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, जब टेल का मूवमेंट होगा, और टेल के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कहां है, मिडिल पीस। हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। स्पर्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर इलांगेटेड फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल है। इंटायर स्पर्म एनवेलप बाई, किसके द्वारा, तो आंसर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म में 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, एंड टेल। अगर हम हेड की बात करें तो हेड में हैव इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। और इलांगेटेड न्यूक्लियस कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। एक्रोसोम इंपॉर्टेंट है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कवर करता है, दैट कवर एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल है डेवलप कहां से हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड। तीसरा सवाल इसमें क्या होता है, या भरा हुआ होता है, फिल विद एंजाइम। कौन सा, स्पर्म लाइसिन,
जो हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में। कैसे हेल्प करेगा? तो जो स्पर्म लाइसिन है वो फैसिलिटेट करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ओवम में स्पर्म कैसे एंट्री करेंगे वो आगे डिटेल में हम लोग फर्टिलाइजेशन में पढ़ लेंगे। हेड के बाद नेक। नेक एक तो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ऑफ स्पर्म। दूसरा, नेक हैव 2 सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल में अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0। पोस्टीरियर सेंट्रियोल गिव राइज क्या? तो आंसर देंगे एक्सियल फिलामेंट। जो पास होगा दैट पास थ्रू मिडिल पीस एंड टेल। बात ना करें, हाँ। नेक के बाद आ जाएगा मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या है? तो कहोगे रिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या है? एक्सियल फिलामेंट है। और इसी रिंग का नाम क्या है? नीबेन कर्ण। आया हुआ सवाल है, पहले से ही पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस या एनर्जी हाउस है, तो क्या करेगा? ये एनर्जी देगा, प्रोवाइड एनर्जी। और उससे क्या होगा? मूवमेंट ऑफ टेल होगा, और टेल का मूवमेंट का रिजल्ट क्या होगा? मोटालिटी ऑफ स्पर्म होगा, और मोटालिटी जरूरी है। नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। मोटालिटी ऑफ स्पर्म को कहते हैं स्विमिंग। क्योंकि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म फ्लूइड में मूव करते हैं, इसी नाते इसको स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है स्पर्म का, जो डायग्राम बना उसके बगल में देखिए स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया नीचे क्या लिखा है?
लिखा है एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। फिर आ जाएगा टेल। तो टेल में दो क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म है क्या? तो कहोगे एक्सियल फिलामेंट है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक शीथ और मूवमेंट ऑफ टेल से क्या जुड़ा है? मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। न मूवमेंट होगा न मोटेलिटी होगी। स्पर्म की मोटेलिटी का क्या महत्व है? उसके लिए एनसीईआरटी में 3 लाइनें लिखी हैं। ह्यूमन मेल के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब स्पर्म या सीमेन रिलीज होता है उसके लिए एक टर्म है इजाकुलेशन। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि ह्यूमन इजाकुलेट करेगा कितने स्पर्म? तो एक इजाकुलेशन में 200 से 300 मिलियन की मिलियन स्पर्म पर इजाकुलेशन है। एक इजाकुलेशन में है 200 से 300 मिलियन स्पर्म, तो बहुत ज्यादा हैं। ये है यूट्रस, ये सर्विक्स, ये वेजाइना, ये फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी, यहां से ओवम निकल के यहां गया है। ओवम की संख्या 1 है, जबकि यहां जो स्पर्म रिलीज हुए हैं उनकी संख्या 200 से 300 मिलियन। तो इतने क्यों रिलीज हुए हैं? ध्यान से सुनेंगे। स्पर्म जब यहां रिलीज होते तो उनको यहां से यहां तक जाना होता है। इस रास्ते में मीडियम कुछ ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे स्पर्म किल हो जाते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन चाहते हैं तो जितने स्पर्म यहां रिलीज हुए हैं उसमें से लगभग 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और उस 60% का 40% में बहुत बढ़िया मोटेलिटी होनी चाहिए। नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, मोटेलिटी महत्वपूर्ण है। अगर मोटेलिटी नहीं होगी तो जैसे 200 से 300 मिलियन यहां रिलीज होंगे तो कुछ यहां तक पहुंचेंगे, बस वहीं रुक जाएंगे, कुछ यहां तक पहुंचेंगे वहां रुक जाएंगे, कुछ यहां रुक जाएंगे, कुछ ही हैं जो यहां पहुंचेंगे। ओम के आसपास लगभग 100 के आसपास पहुंचते हैं। अभी भी 99 ज्यादा है, एक ही चाहिए। तो जो सबसे तेज होगा वो सबसे पहले यहां पहुंचेगा। तो यहां सिर्फ दौड़ है, तो मोटेलिटी का खेल है। स्पर्म की मोटेलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? तो स्पर्म की मोटेलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति क्या है, टेल की स्थिति क्या है, और किस मीडियम में स्पर्म है। स्पर्म की जो मोटेलिटी है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। स्पर्म हमेशा एक्टिव होते हैं या ज्यादा मोटाइल होते हैं एल्कलाइन मीडियम में, जबकि स्पर्म इनएक्टिव हो जाएंगे या नॉन मोटाइल हो जाएंगे किसमें? एसिडिक मीडियम में। अगर स्पर्म नॉन मोटाइल हो गए, क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि स्पर्म नॉन मोटाइल हो जाए तो क्या होगा? तो कहोगे ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। किसी भी स्पर्म की
फर्टिलाइज करने की जो क्षमता है उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं वायाबिलिटी। स्पर्म की वायबिलिटी क्या है? तो इजाकुलेट होने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इसको ओवम को फर्टिलाइज करना होता है, या बहुत ज्यादा 3 दिन 72 घंटे तक हो जाएगा। तो वायबिलिटी 48 से 72 घंटे तक अधिकतम हो सकती है। इस पीरियड में ही उसको ओवम से मिलना होता है। वायबिलिटी मतलब फर्टिलाइज करने की एबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? तो कहोगे, आंसर देंगे मीडियम पर डिपेंड करेगी। और मीडियम कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। एल्कलाइन मीडियम है तो एक्टिव ज्यादा होंगे, और यदि एसिडिक मीडियम में है तो सरवाइव नहीं करेंगे। तो 4-5 बातें मैं लिख रहा हूं, लिख लीजिए। स्पर्म काउंट, ह्यूमन मेल इजाकुलेट करेंगे कितना? तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म, और इसी को कहते हैं स्पर्म काउंट। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी क्या शर्त है? तो पहली शर्त है कि 60% स्पर्म से होने चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज, और इन 60% का 40% है। वो टोटल का 40 मत निकाल लीजिएगा, 40% स्पर्म क्या होने चाहिए? विगरस मोटेलिटी। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म कितनी होती है? तो 48 से 72 या 24 से 48 घंटे। आफ्टर रिलीज होती है। वायबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू सर्वाइव एंड क्या? फर्टिलाइज ओवम। वायबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? मीडियम इन विच स्पर्म प्रेजेंट। स्पर्म बहुत ज्यादा एक्टिव एंड मोटाइल होते हैं, किसमें? एल्कलाइन मीडियम में। और ये एल्कलाइन मीडियम कहां मिलेगा? तो जो सीमेन का थिक सस्पेंशन होता है उसी में मिलेगा। इन थिक सस्पेंशन ऑफ सीमेन पर या तो किल हो जाएंगे या तो नॉन मोटाइल हो जाएंगे। किसमें?
एसिडिक मीडियम में। एक शब्द है एस्थीनोस्पर्मिया, इस होता है नॉन मोटाइल स्पर्म, और नॉन मोटाइल स्पर्म कभी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। नॉट एबल टू फर्टिलाइज ओवम। दो सवाल और हैं। मीडियम को एल्कलाइन कौन बनाएगा? अगर मीडियम एल्कलाइन होगा तभी स्पर्म एक्टिव और मोटाइल होंगे। तो ये एल्कलाइन मीडियम मिलता कहां से वो देखो जरा। आपको पहले से पता है ध्यान से देखें इधर, ये है टेस्टिस, ये है वास डिफरेंस, इधर से स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए यहां तक पहुंचेंगे। ये है सेमाइनल वेस्किल। तो जब इस जगह स्पर्म पहुंचेंगे तो किसका सिक्रीशन मिल जाएगा? सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन मिल जाएगा। सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन एल्कलाइन होता है, वो स्पर्म को एक्टिव और मोटाइल बनाएगा। थोड़ी आगे पहुंचेंगे, यहां यूरिथ्रा में पहुंचेंगे तो यूरिथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन मिल जाएगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन एल्कलाइन होता है, वो भी एक्टिव और मोटाइल बनाएगा। इस रास्ते से जब आ रहे थे तो दो जगह का सिक्रीशन और मिलता है। भाई स्पर्म है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, निकले पहले रेटिटेस्टिस में गए, फिर वासा एफ्रेंसिया में गए, फिर एपिडिडाइमिस में गए, फिर वास डिफरेंस में गए। तो एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस दो जगह और सिक्रीशन होता है। एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन, वास डिफरेंस का सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। कहने का मतलब है मेल एसेसरी डक्ट और मेल एसेसरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन होंगे वो एल्कलाइन नेचर के होंगे, और उसी से स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। स्पर्म एक्टिव और क्या हो जाएगा? मोटाइल हो जाएगा। ठीक है, स्पर्म एक्टिव और मोटाइल ही क्या होगा? इस जगह से पास होगा। जब पास होगा तो देखिए क्या है, स्पर्म तो पास ही होंगे, लेकिन सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी तो पास हो जाएगा। तो उस सिक्रीशन को कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। अगर आपको याद हो, मेल एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। तो सेमाइनल प्लाज्मा एलांग विद द स्पर्म पास होगा, और ये जो मिक्सचर बनेगा, इसी मिक्सचर का नाम क्या होगा? सीमेन होगा, जो कि थिक मिल्की व्हाइट एल्कलाइन थिक होता है, मिल्की व्हाइट होता है, एल्कलाइन होता है, और इसमें स्पर्म एक्टिव और मोटाइल रहेंगे। 5 बातें बताई हैं कि जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होंगे तो मेल एसेसरी डक्ट से पास होंगे, उसके अंदर की पूरी चेन है, उस दौरान उनका सिक्रीशन मिल जाएगा, वो एल्कलाइन होगा। इसी दौरान सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल भी मिलेगा, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड या उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का मिलेगा। ये सब मिल जाएंगे। सबका मिस सिक्रीशन क्या होगा? सेमाइनल प्लाज्मा होगा, और उसी में क्या होंगे? स्पर्म। कहोगे क्या? सीमेन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल एसेसरी ग्लैंड और मेल एसेसरी डक्ट का सिक्रीशन यदि ना हो तो क्या होगा? तो फिर स्पर्म सर्वाइव नहीं करेंगे। तो सिक्रीशन करवाएगा कौन? कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा कि हाँ आप सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन निकलो या प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन निकले, कोई ना कोई तो कराता होगा। तो मेल एसेसरी ग्लैंड और मेल एसेसरी डक्ट का जो सिक्रीशन है वो कौन करवाएगा? तो आंसर देंगे वही टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है। चलिए 4 बातें और लिख लीजिए।
ये है सेमनीफेरस टिब्यूल, लिखते चलें। और यहां से निकलेंगे क्या? स्पर्म। जब स्पर्म निकलेंगे तो पास होंगे किससे? मेल एसेसरी डक्ट। और मेल एसेसरी डक्ट में क्या मिल जाएगा? सिक्रीशन जो स्वयं कैसा होगा? एल्कलाइन। ठीक है। सिक्रीशन 4 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेस्किल, और प्रोस्टेट ग्लैंड। इन चारों का जो सिक्रीशन होगा फॉर मैचुरेशन एंड मोटालिटी ऑफ स्पर्म, इन सब का जो सिक्रीशन होता है मेक स्पर्म एक्टिव एंड क्या? मोटाइल। फिर आ जाए सीमेन। ये थिक मिल्की व्हाइट फ्लूइड होता है। पास आउट ड्यूरिंग क्वाइटस, और इस घटना को कहते हैं इजाकुलेशन ऑफ सीमेन। और इसमें मेल के प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सीमेन क्या है? कंटेन स्पर्म विद सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। सीमेन में लगभग 60% सिक्रीशन, लगभग 30% सिक्रीशन। तो बचा कितना? लगभग 10%। 5 to 10 रेंज होती है। का होगा ये का होगा, और 5 से 10% स्पर्म होते हैं। और यहीं लिख लीजिए, यहां जगह बना लेते हैं।
secretion of male accessory gland and accessory duct is stimulated by वही टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम एंड्रोजन है। जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए। तो जरा एनसीईआरटी खोलें, जितना लिखा उतना पढ़ लिया जाए। कह रहा स्पर्म क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। क्या क्या मिलेगा? तो हेड मिलेगा, नेक मिलेगा, मिडिल पीस मिलेगा और टेल मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स होल बॉडी ऑफ स्पर्म, भाई सेल है तो मिलेगा ही। स्पर्म के हेड में क्या मिलेगा? इलांगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और क्या मिलेगा? एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस कवर बाई कैप, नाम क्या? एक्रोसोम। ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम में भरा होता है एंजाइम, कौन सा? स्पर्म लाइसिन, जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। कैसे? तो एंट्री ऑफ स्पर्म में मदद करता है। मिडिल पीस में ढेर सारे क्या मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका एक ही काम एनर्जी, और एनर्जी से क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ टेल, और उससे क्या होगा? तो फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी, जो कि जरूरी है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमन मेल इजाकुलेट, इजाकुलेशन के दौरान जो फ्लूइड रिलीज होगा उस प्रोसेस का नाम इजाकुलेशन होगा, और वो फ्लूइड सीमेन होगा। इजाकुलेट लगभग 200 से 300 मिलियन की मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस, ऑफ विच, उसमें से कितने? नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% स्पर्म क्या होने चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज, और एटलीस्ट 40% ऑफ देम, इसका क्या? मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। स्पर्म रिलीज होंगे कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होंगे कहां से? एसेसरी डक्ट। अब वो चेन पूरी आपको पता ही है, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर हो जाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ये लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। सिक्रीशन, वैसे तो पूरी एसेसरी ग्लैंड, पूरी एसेसरी डक्ट होनी चाहिए, लेकिन 2 एसेसरी ग्लैंड और 2 एसेसरी डक्ट के नाम लिखे हैं। कौन कौन से डक्ट? एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। और कौन कौन सी ग्लैंड? सेमिनल वेस्किल और प्रोस्टेट। ये जरूरी है किसके लिए? मैचुरेशन, और किसके लिए? मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। हाँ, अगर चूज करवा ले मोटेलिटी ऑफ स्पर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही चारों ऑप्शन दे दे, तो आंसर प्रोस्टेट दीजिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन कैल्शियम प्रोवाइड करता है, उसी से मोटेलिटी आती है। तो अगर चूज करना पड़े तो प्रोस्टेट, वरना वैसे चारों सही हैं। सेमिनल प्लाज्मा में क्या मिला लिया जाए? स्पर्म, तो क्या बनेगा? सीमेन। ये देखो लिखा, फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट और मेल एसेसरी ग्लैंड मेंटेन या रेगुलेटेड बाई, तो आंसर क्या देंगे? टेस्टिकुलर हार्मोन, और उसका नाम पहले से पता है, एंड्रोजन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट। मिनिमम एक सवाल आना ही आना है, वो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से आए, चाहे उसके हार्मोनल कंट्रोल से आए, चाहे स्पर्म के स्ट्रक्चर से आए, या उसके बाद की उसकी वायबिलिटी और
मोर्टेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी सवाल आ रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत सारे अंतर हैं, ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। जब oogenesis कंप्लीट होगी तो हम एक टेबल बनवा देंगे और कंपेयर के पॉइंट लिखा देंगे। अब ये क्वेश्चन भी इस टाइप का आया था, ऐसी कोई बात बताओ जो केवल oogenesis के लिए सही हो और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के लिए कॉमन ना हो। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अभी दिखाएंगे आपको, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं। अब पहला सवाल है कि oogenesis कब शुरू होती है, तो कहोगे एम्ब्रायोनिक लाइफ में शुरू होती है। एम्ब्रायोनिक लाइफ का मतलब बर्थ से पहले। कैसे? जैसे कोई फीमेल है, उसके यूट्रस में प्रेगनेंसी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है और एम्ब्रायो संयोग से फीमेल है। तो कोई फीमेल है, उसके यूट्रस में फीमेल एम्ब्रायो है और फीमेल एम्ब्रायो है तो उसमें ओवरी डेवलप हो रही होगी। तो जो फीमेल एम्ब्रायो में ओवरी डेवलप होती है उसको एम्ब्रायोनिक ओवरी कहते हैं। एम्ब्रायोनिक ओवरी के अंदर आपको पहले से ही पता है कि ओवरी में दो ही चीजें पाई जाती हैं, बाहर बाहर थिन एपिथेलियम और अंदर अंदर स्ट्रोमा। थिन एपिथेलियम की जितनी सेल होती हैं इनको oogonia कहते हैं या ओवम मदर सेल कहते हैं या जर्म सेल भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, किसी डेवलपिंग फीमेल की एम्ब्रायोनिक ओवरी में oogonia डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। अभी जन्म नहीं हुआ उसके पहले ही। तो जब oogonia डिवाइड करेंगे तो एक oogonia से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइटोटिक डिवीजन होगा। इसी फेज को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन होगा। लगभग 2 मिलियन oogonia एक एम्ब्रायोनिक ओवरी में बनेगी। तो एक फीमेल एम्ब्रायो में 4 मिलियन oogonia हो जाएंगे, क्योंकि 2 ओवरी होंगी। जितनी भी oogonia बननी होंगी वो जन्म के पहले ही बनेंगी। जन्म के बाद कोई भी नई oogonia नहीं बनेगी, ना बनेगी ना उसमें जुड़ेगी। जितनी बननी होंगी जन्म के पहले बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2 मिलियन ईच एम्ब्रायोनिक ओवरी। ठीक, जन्म के पहले ही oogonia जो 2 मिलियन होंगी वो छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा हो जाएंगे। ये मान लेते एक ग्रुप बन गया, इस ग्रुप का नाम एग नेस्ट होता है। लिखिएगा नहीं कुछ भी अभी। तो ये जितनी oogonia बनी है वो छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा हो जाएंगे। किसी एक ग्रुप का नाम एग नेस्ट होगा। इसी में से कोई एक oogonia अपना साइज बड़ा कर लेगी। तो जो oogonia अपना साइज बड़ा कर लेगी उसका नाम प्राइमरी oocyte हो जाएगा। और इस एग नेस्ट की जो बाकी oogonia है वो इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगी और इसी का नाम ग्रेन्युलोसा सेल है, जिनका नाम आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़े उनके बारे में? यहां से निकलता है इनहिबिन हार्मोन। क्या क्या पढ़ा? oogenesis शुरू होती है जन्म के पहले एम्ब्रायोनिक लाइफ में। एम्ब्रायोनिक लाइफ का मतलब एम्ब्रायोनिक ओवरी में क्या होता है? oogonia मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, 2 मिलियन oogonia एक एम्ब्रायोनिक ओवरी में बनेंगे। oogonia छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा होंगे, नाम एक नेस्ट होगा। उसमें से कोई भी oogonia अपना साइज बड़ा कर लेगी। जो साइज बड़ा करेगी तो वो ग्रोथ होगी, और मतलब चेंज आया है तो इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। तो माइटोटिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो भी oogonia अपना साइज बड़ा कर लेगी उसका नाम हम क्या रख देंगे? प्राइमरी oocyte रख देंगे। तो बाकी उस एग नेस्ट की जो छोटी छोटी oogonia होंगी उसी के चारों तरफ पाई जाएंगी और उन्हीं का नाम क्या हो जाएगा? ग्रेन्युलोसा सेल।
ये जो प्राइमरी oocyte है यही मियोसिस स्टार्ट करेगी, जो कि गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होगी। ये मियोसिस शुरू होगी तो मियोसिस में भाई मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, तो पहले 1 स्टार्ट होगा। 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होता है, तो प्रोफेज 1 स्टार्ट होगा। और प्रोफेज में भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 या रिडक्शन डिवीजन 1 शुरू करती है, और रिडक्शन डिवीजन 1 में प्रोफेज चल रहा है। लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकिटीन हो गया, और डिप्लोटीन में पहुंचे। डिप्लोटीन में पहुंचे ही थे तब तक उस पर्टिकुलर फीमेल का बर्थ का नंबर आ गया। जैसे ही बर्थ होगी वैसे ही oogenesis रुक जाएगी या वो रिडक्शन डिवीजन रुक जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है रिडक्शन डिवीजन किस फेज पर रुकेगा, तो कहोगे प्रोफेज 1 पे रुकेगा। प्रोफेज 1 में कहां रुकेगा, तब कहोगे डिप्लोटीन में रुकेगा। किसके कहने से रुक गया, ये आया हुआ सवाल है। मियोसिस अरेस्ट हुआ है ना, मियोसिस क्यों रुक गई, किसी ना किसी ने कुछ किया होगा, तो यही आंसर है क्या, ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल ने ही कहा है कि अब बर्थ हो गई है, अब मियोसिस रोक दीजिए। इतना आपको बिल्कुल क्लियर है, बर्थ हो गई है, मियोसिस रुक गई है, किस फेज में, तो कहोगे प्रोफेज 1, और 1 में कहां रुकी है, तो कहोगे डिप्लोटीन में। इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इधर कुछ नहीं लिखना है। oogenesis start during embryonic life inside embryonic ovary। एक क्वेश्चन। दूसरा, इनसाइड एम्ब्रायोनिक ओवरी क्या होगा, oogonia मल्टीप्लाई बाई माइटोटिक डिवीजन। इसी नाते नंबर इंक्रीज करेगा, और कितना, तो संख्या याद रखिएगा, 2 मिलियन oogonia इन ईच फीटल ओरी। जितनी भी oogonia बननी होंगी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनेगी, कोई भी oogonia जन्म के बाद नहीं बनेगी। नो oogonia प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले ही एम्ब्रायोनिक ओरी में क्या होगा,
oogonia enlarge in size, और क्या कहोगे, प्राइमरी oocyte, उससे पहले छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, उनको क्या कहोगे, एगनेस्ट। बर्थ से पहले ही यूगोनिया इनलार्ज, सिंगल यूगोनिया होती, एक नेस्ट में मान लेते हैं 10 यूगोनिया है तो कोई एक बड़ी होगी, 9 बड़ी नहीं होंगी। और प्राइमरी oocyte बन जाने क्या कहोगे, माइटोटिक। डिफरेंशिएशन या इसको ग्रोथ कहेंगे। बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले ही प्राइमरी oocyte स्टार्ट कर देगा क्या, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। और इस रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस की खास बात ये होगी कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट रिडक्शन डिवीजन बट या मियोसिस बट this reduction division stop at प्रोफेज 1, और उसमें कौन सा, डिप्लोटीन। और इसको कहते क्या हैं, मियोसिस अरेस्ट कहते हैं। और किसके चक्कर में ये हुआ है, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। जरा इधर देखें, शुरू करें। बर्थ के पहले प्राइमरी oocyte ने अपना रिडक्शन डिवीजन शुरू किया, और इसके पहले जो कुछ भी हुआ है वो एम्ब्रायोनिक लाइफ में हुआ है। लेकिन तब तक बर्थ हो गई और ये रिडक्शन डिवीजन रुक गया, किसमें, डिप्लोटीन पे। अब रुका रहा। किसी फीमेल का जन्म हुआ, उसकी एज 1 दिन है, फिर 1 महीना है, फिर 1 साल है, फिर 5 साल है, फिर 10 साल है, फिर 12 से 14 साल। इसका मतलब एज कौन सी आ गई, प्यूबर्टी। तो बर्थ से प्यूबर्टी के बीच ये 12 से 13 साल डिवीजन रुका रहेगा। प्यूबर्टी की एज पर वो रिडक्शन डिवीजन जो बर्थ के पहले शुरू हुआ था वो अब कंप्लीट होगा। तो जब वो कंप्लीट होगा तो देखो क्या होगा, जैसे कंप्लीट होगा 2 हेप्लॉइड सेल बनेंगे। एक हेप्लॉइड सेल का नाम फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरी हेप्लॉइड सेल का नाम सेकेंडरी oocyte होगा। तो 2 हेप्लॉइड सेल बनेंगी। बस खास बात यह है कि एक छोटी सेल और एक बड़ी। ऐसा इस नाते हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये प्राइमरी oocyte है, ये उसका न्यूक्लियस है। जब डिवीजन हो जाता है तो एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल बनती है।
इस छोटी सेल में n है, इसमें भी n है और यहाँ 2n है। कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम का बंटवारा तो बराबर हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म का बंटवारा बराबर नहीं हुआ। साइटोप्लाज्म ऐसे बट गया, थोड़ा सा इसके पास गया और ज्यादातर इसके पास चला गया, तो इसको कहते हैं अनइक्वल मियोसिस। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल, स्पर्मेटोजेनेसिस की मियोसिस इक्वल होती है, oogenesis की मियोसिस अनइक्वल होती है। क्या? जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है प्राइमरी oocyte का, वो सिर्फ किसको मिल गया है? सेकेंडरी oocyte को मिला और दूसरी सेल को नहीं मिला। जिस सेल को नहीं मिला उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे और जिसको मिल गया उसको सेकेंडरी oocyte कहेंगे। कल को इसका भी रिडक्शन डिवीजन होगा, कल को इस सेकेंडरी oocyte का भी रिडक्शन डिवीजन होगा और फिर वही हाल होगा। एक छोटी सेल बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी और एक बड़ी सेल बनेगी ओवम। तो हो क्या रहा है, इसका जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था वो इसको मिल गया और इसका जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था वो इसको मिल गया। एनसीईआरटी में लिखा है कि क्या इसका कोई फायदा है? तो कहोगे हाँ इसका फायदा है। क्या? अभी आगे होगा क्या, इसी ओवम से तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ये मदर के टिश्यू से अटैच होगा, तब वहां से न्यूट्रिशन लेगा। जब तक मदर के टिश्यू से न्यूट्रिशन आएगा तब तक भी तो जीवित रहना है जाइगोट, और उस बीच में उस दौरान जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसी के साइटोप्लाज्म में पाएंगे। जाइगोट के पास जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो वही न्यूट्रिएंट होंगे जो इस चेन से आए होंगे। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि ऐसा ना करो कि मान लेते ये है प्राइमरी oocyte, अगर दो बराबर की सेल बनाई जाती तो इतनी बड़ी बनती, फिर दो बराबर की बनाई जाती तो दो इतनी बड़ी बनती, तो सबके पास न्यूट्रिएंट आधा आधा होता जाता, तो फाइनली जाइगोट के पास क्या होता? कम होता। तो हो सकता उससे एम्ब्रायो बन ना पाता या उसका डेवलपमेंट ना हो पाता। तो नेचर ने यहाँ सेक्रीफाइस किया है, कहा कि एक प्राइमरी oocyte से 4 ओवम ना बनवाओ, भले ही एक ही ओवम बने लेकिन इस लायक तो बने कि उसके पास ढेर सारा न्यूट्रिएंट हो। तो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म को एक ही सेल को दिया गया है, इसी नाते यहाँ क्या हो गया है? अनइक्वल मियोसिस हो गई। ये बताओ कैरियोकाइनेसिस अनइक्वल हुई है कि साइटोकाइनेसिस अनइक्वल हुई है? तो कहोगे साइटोकाइनेसिस अनइक्वल हुई है कि कैरियोकाइनेसिस? वो तो इक्वल हुई है। ठीक, यहां तक क्लियर। एक और खास बात, पहला रिडक्शन डिवीजन हो गया, 2 सेपुलॉइड सेल मिल गई, फर्स्ट पोलर बॉडी मिल गई, सेकेंडरी oocyte मिल गई। ये सेकेंडरी oocyte सेकेंड रिडक्शन डिवीजन शुरू करेगी, लेकिन तब तक हो जाएगा ओवुलेशन। इधर देखो, ये है यूट्रस, ये सर्विक्स, ये वेजाइना, ये ओवरी, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए हुआ क्या है, यहां से सेकेंडरी oocyte निकल के यहां चला जाता है। तो क्वेश्चन ये बताओ कि मियोसिस 1 ओवुलेशन के पहले हुआ है कि ओवुलेशन के बाद? भाई यहां से यहां जाने को ही तो ओवुलेशन कहते हैं। तो बताओ ओवुलेशन के पहले हुआ है कि ओवुलेशन के बाद? तो ये घटना हुई है प्रायर टू ओवुलेशन। एक और क्वेश्चन, ओवुलेशन में निकल के क्या गया है? सेकेंडरी oocyte ही गई है। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन पूरा हुआ, सेकेंडरी oocyte बनी, ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चली गई, प्रोसेस का नाम ओवुलेशन हुआ। इसी दौरान इसने अपना सेकेंड रिडक्शन डिवीजन शुरू कर दिया था, लेकिन यह सेकेंड रिडक्शन डिवीजन प्रोफेज सेकेंड पूरा कर लेगा, लेकिन मेटाफेज सेकेंड पर जाके रुक जाएगा। कहां?
मेटाफेज सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, ये मेटाफेज सेकेंड पर रुक गया और ये यहां पर है। ये जगह कौन सी है? तो ये एम्पुला पार्ट है। सेकेंडरी oocyte ही है और किस फेज में है? मेटाफेज सेकेंड। बस मेटाफेज सेकेंड पर ये रिडक्शन डिवीजन रुका रहेगा और अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसने एक शर्त रख दी। क्या शर्त? ये रखी है कि इधर से स्पर्म आए और इसको पेनिट्रेट करे। बाहर बना लेते हैं, ये मान लेते हैं सेकेंडरी oocyte है और ये मान लेते हैं स्पर्म है। तो यदि इसको स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तब तो इसका सेकेंड रिडक्शन डिवीजन पूरा होगा, और अगर पेनिट्रेट नहीं करेगा तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन पूरा नहीं होगा। मान लेते हैं कि स्पर्म इसको पेनिट्रेट कर गया तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन पूरा होगा, और जैसे पूरा होगा एक बनेगी हेप्लॉइड सेकेंड पोलर बॉडी और एक बनेगा क्या? हेप्लॉइड ओवम। लेकिन आप सोचो, जैसे ओवम बनेगा, चूंकि स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस और ये है ओवम का न्यूक्लियस, ये दोनों क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। तो हमको ओवम की जगह सीधे क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। तो यदि स्पर्म का एंट्री हो गई, स्पर्म ने सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट कर लिया, तब तो ये सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा, और यदि कंप्लीट होगा तो ओवम बनेगा। लेकिन जैसे ही ओवम बनेगा वैसे स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा, तो हमको ओवम मिलेगा ही नहीं देखने को, सीधे हमको क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। तो एक ऑप्शन ये है कि स्पर्म आए, पेनिट्रेट करे, ओवम बन के जाइगोट बने। इसका मतलब ये है कि यदि चाहते हो कि oogenesis कंप्लीट हो तो फिर जाइगोट जरूर बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है स्पर्म ना आए। तो अगर स्पर्म नहीं आए तो देखो क्या होगा। यहां ओवम केवल 3 दिन इंतजार कर सकता है, बस उसका जिंदा ही नहीं रहेगा। 3 दिन तक स्पर्म आ गया तो आ गया, और नहीं आए तो देखो क्या होगा। धीरे धीरे समय बीतेगा, 7-8 दिन बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचेगा, और यहां एंडोमेट्रियम जो है वो टूट जाएगी, और इसके ब्रेकडाउन से क्या स्टार्ट हो जाएगी? वेजाइनल ब्लीडिंग, और इसी में ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा और डीजनरेट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन स्पर्म आके पेनिट्रेट करके oogenesis को कंप्लीट करे तो जाइगोट बना। दूसरा स्पर्म ना आए, पेनिट्रेट ना करे, रिडक्शन डिवीजन सेकंड पूरा ना हो, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा और डी जनरेट हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन, सेकंड रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस 2 कब होगी? ओवुलेशन के पहले कि ओवुलेशन के बाद? तेजी से नहीं बोले, उसका मतलब पक्का नहीं है। सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कब होगा? ओवुलेशन के पहले कि ओवुलेशन के बाद? तो भाई देखो, ओवुलेशन में तो ये निकल जाएगा ना, तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कब होगा? तो कहोगे आफ्टर ओवुलेशन। अच्छा, एक और बात बताओ, ये बताओ सेकेंड रिडक्शन डिवीजन पेनिट्रेशन बाय स्पर्म के पहले होगा या पेनिट्रेशन बाय स्पर्म के बाद होगा? सेकेंड रिडक्शन डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब पेनिट्रेशन होगा। तो अगर पेनिट्रेशन नहीं होगा तो ये कंप्लीट होगा ही नहीं। तो कब कंप्लीट होगा? तो कहोगे पेनिट्रेशन के बाद। अच्छा, ये बताओ, फर्टिलाइजेशन के पहले कंप्लीट होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होगा? सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कब कंप्लीट होगा? ऑप्शन फर्टिलाइजेशन के पहले
कि फर्टिलाइजेशन के बाद। आप सोचो, फर्टिलाइजेशन तो ओवम का होता है, तो भाई जब ओवम बनेगा तब न फर्टिलाइज होगा, तो ये रिडक्शन डिवीजन हमेशा फर्टिलाइजेशन के पहले पूरा होगा, लेकिन पेनिट्रेशन के बाद में पूरा होगा। तो अभी दो क्वेश्चन आपको बताना है, ये बताओ पहली पोलर बॉडी कब बनेगी? तो कहोगे पहली पोलर बॉडी ओवुलेशन के पहले बनेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी पोलर बॉडी कब बनेगी? ओवुलेशन के बाद बनेगी। पेनिट्रेशन के पहले की पेनिट्रेशन के बाद? पेनिट्रेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के पहले की फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। अभी लेटेस्ट में सवाल आया है, पेज नंबर, इतने सवाल आए हैं oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 74। बुकलेट घर में रख के आया करो। सेवेंटी फोर। कह रहा सेकेंड पोलर बॉडी कब अलग होगी? चार ऑप्शन दे दिया है। सेवेंटी फोर समझ में आ गया? तो 77 देख लो। इसमें सुन लेते हैं, बस लिख लेते हैं। बर्थ के बाद प्यूबर्टी, अब बस क्वेश्चन रहने दो, घर में सॉल्व करना। बर्थ के बाद प्यूबर्टी की एज पर फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा और बनेंगे स्मॉल हेप्लॉइड सेल फर्स्ट पोलर बॉडी, लार्ज हेप्लॉइड सेल सेकेंडरी oocyte। ये ड्यू टू अनइक्वल मियोसिस है, साइटोकाइनेसिस अनइक्वल हो गई। क्यों? न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म एक ही सेल को दे दिया गया। फायदा यह है कि कल को जाइगोट के डेवलपमेंट में वो काम आएगा। सेकेंड रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट होगा, सेकेंडरी oocyte का स्टार्ट होगा, तब तक ओवुलेशन हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte फलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगी और उसका रिडक्शन डिवीजन मेटाफेज 2 पर रुकेगा। तो मतलब झटके लग लग के चल रही oogenesis। पहले 12 साल रुके हैं, तब फर्स्ट पूरा हुआ है, फिर रुक गया है मेटाफेज 2 पर। मेटाफेज 2 पर रुके रहेंगे और ये तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करेगा। यदि स्पर्म पेनिट्रेट किया तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकेंड पोलर बॉडी बनी, हेप्लॉइड ओवम बना। और दूसरा ऑप्शन है, अगर नहीं पेनिट्रेट किया तो रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, तो थोड़े दिनों बाद मेंस्ट्रुएशन होगा और उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन मान लेते पेनिट्रेट हो गया, तो जैसे पेनिट्रेट होगा वैसे रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा, इधर ओवम बनेगा, उधर जाइगोट बन जाएगा। क्यों? स्पर्म और ओवम न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, अंततः हमको जाइगोट मिलेगा। तो यदि किसी फीमेल के पास 2 बच्चे हैं, यदि किसी फीमेल के पास 2 बच्चे हैं, तो जीवन में कितनी बार oogenesis कंप्लीट हुई? 2 ही बार कंप्लीट हुई। जितने बच्चे उतने जाइगोट बना होंगे और उतनी बार oogenesis कंप्लीट हुई होगी। ठीक है, जीवन में जितने बच्चे होंगे उतनी बार ही oogenesis क्या होगी? कंप्लीट होगी, अन्यथा कंप्लीट नहीं होगी। अब आता है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्या है? तो oogenesis में बनने वाली स्मॉल हेप्लॉइड सेल हैं। कितनी होती हैं? तो कहोगे 2 होती हैं, एक फर्स्ट होती है और एक सेकेंड होती है। फर्स्ट कब बनती है, सेकेंड कब बनती है? तो फर्स्ट बनती है फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के कंप्लीशन से, और होता कब है? प्रायर टू ओवुलेशन। सेकेंड कब बनती है? सेकेंड रिडक्शन डिवीजन से बनती कब?
तो इसके 3 आंसर है। कहोगे ओवुलेशन के बाद और पेनिट्रेशन के बाद कि पहले? पेनिट्रेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन के पहले। लिख डालो। एट प्यूबर्टी फर्स्ट reduction division of primary oocyte क्या हो जाएगा? कंप्लीट। टू प्रोड्यूस क्या? स्मॉल हेप्लॉइड सेल और लार्ज हेप्लॉइड सेल। स्मॉल हेप्लॉइड सेल का नाम फर्स्ट पोलर बॉडी है और लार्ज हेप्लॉइड सेल का नाम सेकेंडरी oocyte है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये अनइक्वल है। क्यों हुआ? अनइक्वल रिडक्शन डिवीजन। और उसमें से स्पेशली क्या अनइक्वल था? इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है न्यूट्रिएंट रिच जो साइटोप्लाज्म है किसका? प्राइमरी oocyte का प्रोवाइडेड टू किसको दे दिया गया? सेकेंडरी oocyte टू। और ये क्यों किया गया? जो हेल्प करेगा किसमें? जाइगोट के डेवलपमेंट में। ओवुलेशन के दौरान क्या होगा? सेकेंडरी oocyte ओरी के बाहर आएगी और कहां पहुंच जाएगी? फैलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड एक्शन डिवीजन स्टार्ट करेगी, लेकिन वो भी रुक जाएगा कहां? मेटाफेज 2 पर।
सेकेंडरी oocyte start second reduction division, but this reduction division स्टॉप हो जाएगा कहां पर? एट मेटाफेज 2। सेकेंडरी oocyte का सेकेंड रिडक्शन डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट कंप्लीट अंटिल, कब तक? स्पर्म पेनिट्रेट्स सेकेंडरी oocyte, या इसी को ओवम माना जाता है। Secondary oocyte penetrates by sperm, तो क्या होगा? सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा स्मॉल हेप्लॉइड, क्या मिलेगी? सेकेंड पोलर बॉडी एंड लार्ज हेप्लॉइड मिलेगा। ये भी अनइक्वल डिवीजन के चक्कर में ही है। एज ओवम प्रोड्यूस, जैसे ही बनेगा क्या होगा? स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद ओवम न्यूक्लियस, मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब जाइगोट बन जाएगा। तो अगर oogenesis कंप्लीट हो गई तो हमको ओवम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा, मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि किसी फीमेल के 2 बच्चे हैं, इसका मतलब 2 बार जाइगोट बना है, इसका मतलब oogenesis 2 बार कंप्लीट हुई है। दूसरा ऑप्शन, इफ सेकेंडरी oocyte नॉट पेनिट्रेट्स बाय स्पर्म, तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा और सेकेंडरी oocyte
डीजेनरेट हो जाएगी एंड पास आउट इन menstrual फ्लो। बताओ पोलर बॉडी क्या है? तो फिक्स 5 क्वेश्चन हैं। स्मॉल हेप्लॉइड सेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग oogenesis ड्यू टू अनइक्वल मियोसिस साइटोकाइनेसिस। इनका होगा क्या? एक बनती कितनी है? 2 होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों डीजेनरेट हो जाती हैं। तो जब डीजेनरेट ही हो जाना है तो बना काहे रहे हो? नहीं बनना चाहिए। तो आप सोचो अगर ना बनते तो क्या होता? तो जो सेकेंडरी oocyte है वो डिप्लॉयड होती, तो ओवम भी डिप्लॉयड होता, तो जाइगोट ट्रिप्लॉयड होता, तो बच्चे में 3-3 क्रोमोसोम होता है। ऐसे क्रोमोसोम बढ़ते चले जाते। तो हेप्लॉइडी तो भी तो मेंटेन करना है, ठीक है। पहली पोलर बॉडी कब बनेगी? ऑप्शन बताओ सिर्फ, ओवुलेशन के पहले कि ओवुलेशन के बाद? ओवुलेशन के पहले, बाद में कहां बनेगी? और सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी? ओवुलेशन के बाद, पेनिट्रेशन के बाद, और फर्टिलाइजेशन के पहले। लिख लो। ये डिवाइड नहीं करेंगी। ये बताओ फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनेगी? by completion of रिडक्शन डिवीजन। और कब बनेगी? जो एनसीईआरटी में लिखा वही लिखेंगे, प्रायर टू ओवुलेशन। और सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी? तो कहो क्या बेटा, कुछ गलत हो गया? प्रायर का मतलब पहले, बिफोर। सेकेंड पोलर बॉडी कैसे बनेगी? बाई कंप्लीशन ऑफ सेकेंड रिडक्शन डिवीजन। कब? आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर पेनिट्रेशन बाय स्पर्म, लेकिन बिफोर फर्टिलाइजेशन। बस आज इतना ही।